नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप सभी का स्वागत है डेमोक्रेटिक चरखा पर। देखिए, हमारे साथ कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य है और आज इनसे जानेंगे कि सर ये जो आपने अधिवेशन रखा है कॉमरेड का 11वां अधिवेशन है सर, ये समरिका क्या है सर? अभी हमारी पार्टी का हर 5 साल में हम महाधिवेशन बुलाते हैं। तो ये 11वां महाधिवेशन पार्टी का है। 5 साल पहले पंजाब में हमने किया था 2018 के मार्च में। अब इसमें हम कर रहे हैं। तो हमारे सामने और पूरे देश के सामने अब एक ही एजेंडा है कि देश के पूरे लोकतंत्र जो है उसको फांसीवाद ने कब्जा कर लिया है, कैद कर लिया है। संविधान खतरे में है। पूरी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है। लोगों का रोजगार, लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। महंगाई चरम पर है। तो वैसे में देश में ये जो मोदी सरकार, जो तबाही का, बर्बादी का दूसरा नाम है, तबाही का राज चल रहा है, आतंक का राज चल रहा है, इससे देश को छुटकारा मिले, ये जो एजेंडा है, इसी एजेंडे को लेकर के हमारा महाधिवेशन है। केंद्रीय नारा हमारा है कि फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ। एक रैली करेंगे 15 तारीख को गांधी मैदान में, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। 16 तारीख को हम देश के तमाम वामपंथी दल के नेताओं को आमंत्रित किए हैं। एक उद्घाटन सत्र होगा जिसमें सभी वामपंथी नेता रहेंगे। एक वामपंथी एकता का संदेश जाएगा। 18 तारीख को हम सिर्फ वामपंथी नहीं बल्कि व्यापक विपक्षी एकता, उसको मजबूत बनाने के लिए हमने नीतीश जी को भी आमंत्रण दिया, तेजस्वी जी को भी आमंत्रण दिया, हेमंत सोरेन भी आमंत्रित है, खरगे साहब भी आमंत्रित है, जीतन राम मांझी जी को भी आमंत्रण दिया। तमिलनाडु से भी दलित नेता हैं, तिरुमावलमन आ रहे हैं, ताकि देश में एक लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, फांसीवाद के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी एकता का निर्माण हो। और जो महाधिवेशन होगा इसमें हम चर्चा करेंगे राजनीति पर, संगठन पर, तमाम नीतियों पर। जो इस समय आप देख रहे हैं कि जोशीमठ जिस संकट से गुजर रहा है वो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल, जलवायु से जुड़ा हुआ सवाल, और विकास के नाम पर जो सरकार की विनाश नीति है उसका परिणाम। तो इस पर भी हम बात करेंगे, एक पर्यावरण और जलवायु पर भी देश में, ताकि हम सुरक्षित रहे। इन तमाम विषयों पर महाधिवेशन में चर्चा होगी और देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, करीब 2000 लोग रहेंगे और 5 दिन 16 से 20 तक चर्चा होगी और एक डॉक्यूमेंट हम पारित करेंगे और नई सेंट्रल कमेटी का चुनाव। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो कुल मिलाकर के एक बहुत नई बात नहीं है। देश में हम लोग इन बातों से परिचित थे। हमारे देश के भी कुछ पत्रकार ये बातें लिख रहे थे, परंजय गोठाकुरता, कई अन्य पत्रकार। हमारे देश के पत्रकारों को दबा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, पत्रिका से उनको हटना पड़ा, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया गया। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर ये रिपोर्ट आ गई, इसको दबाना अदानी के लिए संभव नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट में जो आरोप है बेहद गंभीर, जिसमें 3 महत्वपूर्ण आरोप है। स्टॉक मैनिपुलेशन, इसका मतलब अदानी का जो शेयर है और उस शेयर की कीमत जो तेजी से बढ़ रही थी, इसमें बहुत तिक्रम है, मैनिपुलेशन है, उसको मैनेज किया गया। दूसरा, इसमें कह रहा है कि अकाउंटिंग फ्रॉड है, मैंने उसका जो खाता है उनका हिसाब का वो सही नहीं है, उसमें 2 नंबरी है। तीसरा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, मतलब काला धन, जो देश के पैसे, काला धन वो बाहर रखकर फिर उस पैसे को एक चोर दरवाजे से देश में ला करके वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सब आर्थिक आरोप हैं। लेकिन ये जो आर्थिक आरोप है जो बहुत गंभीर, और जिसके चलते आज अगर शेयर उनका गिर रहा है तो पूरी दुनिया के सारे बैंक, दुनिया के निवेशक, भारत के निवेशक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो एक इससे राजनीतिक सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि आखिर इस देश में ये अडानी का जो उभार है, इसके लिए तो मोदी जी की सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी के समर्थन, उसके बगैर अडानी का ये उभार नहीं होता। ये मोदी सरकार है जो देश के अंदर सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, बिजली, हर चीज अदानी को सौंप रहे हैं। किसानों ने किसी तरह बचा लिया खेती को, खेती भी अदानी अंबानी के हाथों जा रही थी। और न सिर्फ देश में, दबाव डाल करके बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उन देशों में भी कहीं बिजली का, कहीं कोयला का अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, ये काम मोदी सरकार करती रही है। तो इसलिए मोदी सरकार की क्या भूमिका रही है वो सामने आना बहुत जरूरी है। सवाल सिर्फ अदानी पर नहीं है, उतना ही बड़ा सवाल मोदी पर भी है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से
एक ही प्रक्रिया में दो जुड़वां भाई आप कह सकते हैं। एक अदानी जी अर्थव्यवस्था में उनका उभार हुआ और सत्ता की राजनीति में मोदी जी का उभार हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे और इसीलिए इस समय जो संसद में मांग उठी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और पूरा सच, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आर्थिक सच को उजागर किया, लेकिन उसका जो राजनीतिक पक्ष है वो भी उजागर होना जरूरी है और इसके लिए एक पूरी जांच की जरूरत है। हम इसकी मांग के समर्थन में हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि लेकिन एक एक संसदीय परंपरा में एक निगरानी का ये सिस्टम है और इसके बाहर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में कोई जांच हो, कोई और सीधी जांच हो उच्च स्तरीय, हम उसके भी पक्ष में हैं। लेकिन ये किसी जो बीजेपी सरकार कह रही है कि इसमें कोई जांच का सवाल ही नहीं है और ज्यादा से ज्यादा कोई मसला सेबी का है, आरबीआई का है, तो सेबी को, आरबीआई को जब काम करना था उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं और क्यों नहीं किया वो सवाल भी उठ रहा है। तो इसीलिए सिर्फ कुछ सेबी के नाम पर, आरबीआई के नाम पर इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये संसद के लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी और जवाब सरकार को देना होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात किया कॉमरेड दीपांकर जी से और हम आईएमए हॉल पटना में थे। बाकी आपको कैसी लगी हमारी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डेमोक्रेटिक चरखा देखते रहें।